हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं सारे ही कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ई नोट्स और ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड मिल सके। तो स्टूडेंट्स, डोंट स्किप दिस। आफ्टर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द ट्रीज। ये आपकी जो पोम है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज करेंगे, यानी MCQs। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको हर उस एक पॉइंट का, हर यू नो डिटेल्ड जो है ना, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो कई बार हम लोग स्किप कर जाते हैं, वही उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि वो अगर आप मिस कर जाते हैं ना तो आपका आंसर्स जो है अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाते हैं। तो ये मैं आपके लिए ऐसे MCQs लेकर आई हूँ जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, जिससे आपका पूरा जो चैप्टर है वो एक बार रिवाइज तो हो ही जाएगा और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा, ताकि आप और बेहतर तरीके से उसे कर पाएँ। ऑलराइट, तो हर एक क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंटली देखना है और ये नहीं सोचना है ये तो ईजी है हमें आता ही है। नो, इसी चक्कर में कई बार हमारे मार्क्स क्या होते हैं, एकदम हमारे मार्क्स चले ही जाते हैं। ईजीएस्ट क्वेश्चंस भी हम गलत कर देते हैं। और लाइव सेशंस में तो हमने कितनी बार ये देख लिया कि ईजीएस्ट से ईजीएस्ट क्वेश्चन भी हम कई बार गलत लिख देते हैं सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर में। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, 10 होने वाले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए स्टूडेंट्स, और एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आउट ऑफ 10 आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। क्या नाम है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरे MCQ का। तो सब ऑप्शंस क्या हैं? एड्रियान रीच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलाइन वेल्स या फिर वॉल्ट विटमैन। तो स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है, अब देखिए ये पोम हमने अभी अभी पढ़ी है, हम इसी पोम को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए शायद इसका आंसर देना और ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, जब द ट्रीज लिखा हुआ आएगा, तो तब कन्फ्यूजन तब बढ़ता है, क्योंकि तब हमारे दिमाग में वो सारी पोएम्स और उनको लिखे हुए जो पोएट्स हैं जिन्होंने उन्हें लिखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दिमाग में आ जाती है कि इस पोएम को किसने लिखा होगा, उस पोएम को किसने लिखा होगा। राइट, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप कभी भी इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। राइट, अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए, एड्रियान रीच। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। अब यहाँ पे ये इजी तो है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एग्जाम में आता है तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे जो पोम्स हैं तो उनके आपको जितने भी पोएट्स हैं याद होना बहुत ज़रूरी है। छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी जो होते हैं ना आपको लिखने होते हैं, उसमें भी इस डिटेल को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। द ट्रीज किसने लिखा है? एड्रियान रीच ने। अब आपको बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जिस पोम को लिखा था वो कौन सी पोम है, कैरोलाइन वेल्स ने जिस पोम को लिखा था, वॉल्ट विटमैन, क्या कोई है इनकी पोम? अगर है तो जल्दी से उन्हें भी मेंशन कीजिए अपने कमेंट सेक्शंस में। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। यानी ये जो लाइन है या फ्रेज है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इसके अंदर किसे पर्सोनिफाई किया गया है? पर्सोनिफाई क्या होता है स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर एक इंसानी क्वालिटी जो है किसी दूसरी चीज़ को या जानवर को, पेड़ पौधों को, इन्हें दी जाती है। यानी इंसान के अलावा जो कुछ भी इस संसार के अंदर मौजूद है, उन चीज़ों को, या वो जितनी भी चीज़ें, जो कुछ भी, एनीथिंग जो मौजूद है इंसान के अलावा, उन्हें एक इंसान की क्वालिटी दी जाती है। तो यहाँ पर किसे पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब किस चीज़ को इंसान की क्वालिटी दी गई है? तो यहाँ क्या है? सूरज, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा कि कोई भी सूरज, कि अब सूरज कभी भी अपने कदम शैडो या परछाई के अंदर नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो जानते हैं कि जो फीट है उसे क्या बोलते हैं? कदम।
फीट को ही कदम या पैर, कदम मतलब ये कदम नहीं, एक कदम लिए, दो कदम लिए, वो नहीं, पैर एक्चुअली, ठीक है, आपके जो पैर हैं। तो यहाँ पर किसके पैर हैं? सन। अब सन तो सूरज तो ये एकदम ऐसे गोल होता है, राइट, इसके कोई हाथ पैर नाक कान हमने तो नहीं देखे, तो इसलिए यहाँ पर ये जो एक इंसानी क्वालिटी है वो किसे दी गई है? सन को। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सन, ना ही फीट, ना ही शैडो और नन ऑफ द अबव वाला भी गलत है। सन वही आंसर है, सन है वो चीज़ जिसको एक इंसानी क्वालिटी दी गई है। अच्छा, क्वालिटी कौन सी है? अगर यहाँ पर पूछा जाता विच क्वालिटी हैज़ बीन गिवन, तो उस क्वालिटी को हम फीट बोल सकते हैं कि फीट वाली क्वालिटी दी गई है ना, लेकिन किसे दी गई है? तो वो दी गई है किसको? सन को। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। बेटा छोटे छोटे डिफरेंसेस ही होते हैं, कई बार बहुत इतना ज़्यादा इजी भी होता है कई बार कि एक दूसरे में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन आप क्रिएट ना होने दें, उसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। What are the trees compared to, यानी जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, उन्हें किन से उनकी तुलना की गई है? ऑप्शंस हैं ए इंसेक्ट्स, बी न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, सी बर्ड्स, डी चिल्ड्रन। अब जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था कि ये जो पोअम है वो एक मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है, जिसके अंदर जो ट्रीज़ हैं उसे क्या दर्शाया गया है ट्रीज़ के थ्रू? एक वुमन को, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको जब तक आप अपना क्वेश्चन पूरा ना पढ़ लें, ऑप्शंस पूरे नहीं देख लें, तब तक आपको कोई आंसर सोचना नहीं है पहले से ही अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि किस कॉन्टेक्स्ट में या किस संदर्भ में आपसे क्या सवाल, क्या प्रश्न किया गया है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पोम्स में तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा होता है कि कौन सा प्रश्न किस संदर्भ में है, यानी विच क्वेश्चन इन इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ट्रीज़ को कंपेयर किसके साथ किया गया है? क्या इंसेक्ट्स के साथ ट्रीज़ को कंपेयर किया गया है? बिल्कुल नहीं। चिल्ड्रन, बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है? जी नहीं। बर्ड्स के साथ? बिल्कुल भी नहीं। न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स के साथ? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। यानी पेड़ जिस तरीके से बाहर निकल कर लहराते हैं ना, जो दीवारें, जो खिड़की दरवाजे और छत है, इनको तोड़ के जब बाहर निकल के जब लहरा रहे होते हैं ना, तब किस तरीके से उनका एक वो रहता है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो अभी अभी कोई पेशेंट, कोई मरीज़ है जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, अभी अभी उसको राहत की सांस मिली है और थोड़ा सा अनकॉन्शियस होके, थोड़ा सा बेहोश, थोड़ा सा होश, उसमें एकदम उस हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाह रहा हो कि मैं जल्द से जल्द इस कैद से बाहर निकलूं। तो वो ये मतलब ऐसा तो कैद से बाहर निकल गया है, लेकिन वो बस दरवाजे बस तोड़ना ही वाला है। तो उस ट्रीज़ को किससे कंपेयर किया है? उस न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट से। आई होप ये अच्छे से क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट्स देखिए, हर क्वेश्चन जो है ना उसमें थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, जो आपको आंसर करने में, फ्रेम करने में बहुत हेल्प करती हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो, लेकिन इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसे समझते रहिए और ऑल्दो ईजी है बट बिल्कुल हो सकता है कि आपका भी अपना एक ओपिनियन हो, आपकी भी अपनी एक थिंकिंग हो और उसके चलते आपको कुछ और समझ में आया हो और आपको लग रहा हो कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दूसरा होना चाहिए था। अगर ऐसा कभी भी डाउट आपके मन में आता है तो कभी भी उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मत भूलिए आप मुझसे, मैं डेफिनेटली आपका वो डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, What reaches like a voice into the rooms, यानी जो कमरों के अंदर ऐसा क्या आ रहा था जो एकदम ऐसा लग रहा था मानो एक आवाज़ के रूप में आ रहा हो, यानी आवाज़ का रूप लेके क्या चीज़ें हैं जो कमरे के भीतर आ रही थी। ऑप्शंस हैं ए नॉइज ऑफ द रूट्स, बी शफलिंग ऑफ द ब्रांचेस, सी स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स, या फिर डी लाइट ऑफ द रूम। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ऐसा लग रहा था जिसकी आवाज़ आ रही हो? तो ऑप्शन ए है नॉइज ऑफ द रूट्स, जो रूट्स जो बढ़ रही हैं ना, जो आंगन से दूर जाना चाह रही है, तो उनकी आवाज़ आती होगी, तो हो सकता है वो कमरे तक पहुंच रही हो उस रूट की आवाज़, या जो वरांडा का फर्श जो क्रैक हो रहा है उस क्रैक की आवाज़ पहुँच रही हो, या फिर बी शफलिंग ऑफ द ब्रांचेस। शफलिंग का मतलब यह है सरसराहट की सी एक आवाज़ होती है पेड़ों के हवा में जो हिलते हैं,
वो सरसराहट की जो आवाज़ होती है, हो सकता है उसके बारे में बात हो रही हो। सी स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिशंस, यानी पत्तियों की और वो जो काई का सा जो धब्बा बन जाता है उसकी जो एक महक होती है, उस महक की आवाज़ आ रही हो। या फिर डी लाइट ऑफ द मून, यानी चांद की जो रोशनी है या चांदनी है उसकी जो रोशनी जो आ रही है कमरे तक, वो एक आवाज़ के रूप में कमरे तक आ रही हो। इन चार में से क्या ऑप्शन है स्टूडेंट्स? तो देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ए बोलें, कुछ बी भी बोलें, लेकिन ए और बी नहीं है। हालांकि ये आवाज़ें ही हो रही हैं, ब्रांचेस की सरसराहट की आवाज़, जो जड़ है उनके बढ़ने की और वेरांडा को क्रैक होने की आवाज़, बिल्कुल आवाज़ें हैं। लेकिन क्या हमारी पोम में इन आवाज़ों की बात हुई है? इन दोनों ही आवाज़ों की मेंशन ज़रूर है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया है उस पर। किस चीज़ पर ध्यान दिया गया है? बेसिकली बात हो रही है ऑप्शन सी, यानी स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिशंस, यानी ये जो महक है ना, ये महक जैसे ही खुले वातावरण में आई तो इस महक को ऐसा लग रहा है कि मानो महक को सांस आ गई हो और ये महक बोल रही हो कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, क्योंकि अभी तक हम एक बंदिश में थे। अब जाके हमें एक छुट्टी सी मिली है, अब जाके हमें एक आज़ादी मिली है कि हम इन चार दीवारी से, इस छत से अब बाहर निकल आए हैं और अब हमें आज़ादी मिल रही। मान लो इसी तरीके की कोई बात ये महक जो है इन पत्तियों की और रिलेशन की वो कह रही हो। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राइट? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। What rushes to meet the trees? अब यहाँ पर बात ये हो रही है, जैसे ये जो पेड़ है, इनकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ, पत्तियाँ, जैसे ही घरों के बाहर निकली, सब तोड़ ताड़ के, शीशा वगैरह सब तोड़ दिया, खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ दिए, बाहर निकली। बाहर निकलते ही क्या हुआ? क्या सबसे पहले किसके बारे में मेंशन किया गया था? क्या विंड के बारे में? क्या लाइट के बारे में? मून लाइट, राइट? क्या सन के बारे में या मून के बारे में? किससे मुलाकात हुई थी? सबसे पहले जैसे ही जो ट्रीज हैं बाहर निकले, तो जो सबसे पहले इनकी ओर भागे थे ना, इनका स्वागत करने के रूप में, वो कौन था? वो थी विंड। विंड्स रश टुवर्ड्स द ट्रीज टू मीट देम, रश टुवर्ड्स द लीव्स टू मीट देम, यानी इस तरीके से उनकी तरफ भागी। मतलब विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं, इतनी तेज बही मानो स्वागत कर रही हो इन पेड़ों का वापस अपने घर लौट आने का। इतनी ज़ोर से हवाएं चली कि मानो लग रहा हो कि ये हवाएं जो हैं बहुत खुश हैं और स्वागत कर रही हैं इन पेड़ों का अपने वापस घर लौट आने का, यानी फॉरेस्ट्स में आ जाने का। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। सिंपल है, बेसिक है, ईजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, राइट? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। The pieces of the moon can be seen in the crown of which tree? यानी जो मून के जो पीसेस हैं या टुकड़े हैं, वो कौन से ट्रीज जो हैं, कौन सा वो ट्री है जिसके क्राउन के रूप में देखा जा सकता है? यानी इस पोम के अंदर आपको जो बताया गया है कि उस पेड़ की शाखाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो उस शाखाओं की जो परछाई है या शैडो है, जैसे ही इस चांद पे गिरती है तो ऐसा लगता है मानो चांद टूटे हुए शीशे जैसा हो गया है, यानी ब्रोकन मिरर। लेकिन फिर देखो तो लगता है कि ये जो चांद है इसी पेड़ के एक ताज की तरह सुसज्जित है उसके सर पे, मानो इस पेड़ के सर पर एक ताज सुसज्जित है इस चांद के रूप में। तो ये कौन सा वाला पेड़ है, किसकी बात हो रही है? ए एप्पल ट्री, बी हेमलॉक ट्री, सी ओक ट्री, या फिर डी वॉलनट ट्री? तो स्टूडेंट्स जिस ट्री की बात इस पोम में हुई है वो है ओक ट्री, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। ओक ट्री ही वो ट्री है जिससे, एक तो इस ट्री से ना फर्नीचर्स, बहुत अच्छे फर्नीचर्स बनते हैं, तो इसीलिए ओक ट्री, क्योंकि यही वो ट्री है जिससे बेसिकली इसलिए भी यूज़ किया गया होगा एडजॉन रीच द्वारा इसे, कि हम अपना इंटीरियर डेकोरेशंस के लिए ट्रीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। तो ओक ट्री उनमें से एक ऐसा ट्री है जो फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और हम बढ़िया बढ़िया फर्नीचर्स के शौकीन तो इंसान होते ही हैं, तो इसीलिए ओक ट्री इस वजह से भी मेंशन होगा इस पोम के अंदर, राइट? तो ये जब बढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो जो चांद है आसमान में, वो चांद जो है इस ओक ट्री का एक ताज सा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। What had been empty? खाली क्या हो गया? किसके बारे में बात हो रही है? क्या चीज़ एकदम खाली हो गई?
क्या ट्रीज, पेड़ खाली हो गए, क्या जंगल खाली हो गए, क्या घर खाली हो गया, या दुनिया खाली हो गई? वेल, जो सही मायनों में खाली हो गया ना, वो क्या है स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है एकदम खाली हो गए। घर खाली नहीं हुआ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखो, ट्रीज और खाली नहीं होंगे, दुनिया खाली नहीं है, ये तो बात ही कहीं नहीं हुई। फॉरेस्ट और हाउस की हम बात कर रहे हैं, घर के खाली होने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि घर से अगर पेड़ पौधे चले जाएंगे तो हाँ, घर में सन्नाटा होगा, लेकिन खाली एक्चुअल में फॉरेस्ट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है उसकी जो सही जगह है वो जंगल ही है ना, घर थोड़ी है उसकी सही जगह। तो अगर आप किसी चीज़ को उसकी सही जगह से लेकर आओगे तो सही मायने में खालीपन तो उस जगह पर आएगा, ना कि आप अगर उसे किसी गलत जगह पे रख दोगे और फिर हटा दोगे तो गलत जगह से खालीपन थोड़ी हुआ, वहाँ पर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए था। इसीलिए बिना किसी कन्फ्यूजन के आपको फॉरेस्ट ऑप्शन पर ही सही टिक करना है, और इसका आंसर व्हाट हैड बीन एम्प्टी? फॉरेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि है व्हाट इज द पोएटेस डूइंग, यानी जो एजान रीच हैं वो कर क्या रही हैं, इस पोम में क्या कर रही हैं? क्या वो लेटर्स लिख रही हैं, क्या वो रीडिंग कर रही हैं, क्या वो सो रही हैं, या क्या वो वॉचिंग टेलीविजन, यानी क्या टेलीविजन या टीवी देख रही हैं? स्टूडेंट्स, इस पोम में एजान रीच जब आती हैं तो वो बेसिकली क्या लिख रही हैं? लेटर्स। तो ऑप्शन ए जो है राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ये है करेक्ट आंसर। यानी वो जब आती हैं तो वो उन पर उन्हें मेंशन किया गया है, खत या लेटर्स, लॉन्ग लेटर्स लिखते हुए मेंशन किया गया है, जिसमें वो पेड़ों के घर को छोड़कर जाने की बात मेंशन ही नहीं कर रही होती है, राइट? ये है और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो इसके साथ जुड़ी हुई है। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये जो फ्रेज है इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हुई है? अब देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक अच्छी बात जो बहुत बढ़िया होती है वो ये होती है, स्पेशली पोएटिक डिवाइसेस या कुछ ढूंढना है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको वही ऑप्शंस यहाँ लागू करके देखना है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? मेटाफर, सिमिली, ऑलिट्रेशन और इमेजरी। तो इमेजरी क्या यहाँ पर है? एज सच इमेजरी नहीं है यहाँ पे। ऑलिट्रेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर साउंड देखो तो यहाँ पर द का आ रहा है, यहाँ मा, ई, ब, ल, अ, म, सब अलग अलग साउंड्स है, मतलब यहाँ पर ऑलिट्रेशन तो नहीं है। इमेजरी भी क्रिएट नहीं ही हो रही है। मेटाफर और सिमिली बचे, तो हो सकता है मेटाफर या सिमिली, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक कंपैरिजन तो हो ही रहा है। किसका? मून का ब्रोकन मिरर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो मेटाफर हुआ या सिमिली? क्या बताया था मैंने? दोनों का डिफरेंस किस तरीके से देखा जाता है? शब्दों से, या तो लाइक होना चाहिए या एज होना चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लाइक या एज है? अरे हाँ, यहाँ पर लाइक तो है, तो लाइक हो गया, तो कौन सा हो गया? सिमिली। यानी ऑप्शन बी जो है वो है हमारा सही आंसर। ये लिटरेरी डिवाइस जिसमें यूज हुई है वो हुई है सिमिली। इजी है स्टूडेंट्स। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं इमेजरी से कि मैम ये भी तो एक इमेज क्रिएट हो रही है ना, द इमेज द मून ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये भी तो एक इमेज क्रिएट हो रही है। जी हाँ, ये भी एक इमेज क्रिएट हो रही है, लेकिन सिर्फ इतने से फ्रेज से ये कोई इमेज क्रिएट नहीं हो रही है। बेसिकली पूरा फ्रेज या पूरा स्टेंजा अगर आता स्टूडेंट्स तो हम बिल्कुल उसको मान सकते थे। दूसरा, ये भी देखना ज़रूरी होता है कि विच पोएटिक डिवाइस इज has been used stronger than the rest of the poetic devices, यानी कई बार एक ही जगह एक ही शब्द पे मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल या लागू वो हो रही होती हैं। उसमें से हमें एक तो ये देखना चाहिए, यही देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ये कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कौन सी ज़्यादा लागू हो रही है। मतलब हो सकता है कुछ पोएटिक डिवाइस हो जो 10% ही उस पर एप्लीकेबल हो कि हाँ ये थोड़ा सा एक हिंट है, कोई 50% हो सकता है कि हाँ काफ़ी हद तक है, और कोई है जो 100% ही है, यानी संपूर्णतः पोएटिक डिवाइस को ही लागू हो रही है। तो आपको ये देखना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांगली उस पर लागू हो रही है, एप्लीकेबल है। और अगर हम कंपेयर भी करें ना सिमिली और इमेजरी में, तो सिमिली वो पोएटिक डिवाइस है जो इमेजरी से ज़्यादा तौर पे इस वाली फ्रेज पे लागू हो रही है।
आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और पोएटिक डिवाइसेस एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तब और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाती है। इसको याद करना, मेमोराइज करके आप नहीं इतना अच्छे से समझ सकते हो जितना समझ कर ही समझ सकते हो, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है MCQs का आखिरी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही। बाकी अब इस आंसर को देने के बाद आपको बताना आउट ऑफ 10 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है आपको। तो क्वेश्चन है, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ वॉट, यानी सुबह तक, यानी कल सुबह तक जो जंगल है वो किससे भर जाएंगे? इंसेक्ट्स से, सन से, ट्रीज से या बर्ड्स से? ये बहुत ही ईजी आंसर है स्टूडेंट्स। किस चीज़ से, कौन जा रहा है घरों को छोड़ छोड़ कर जंगलों में ताकि जंगल भर जाए? कौन है वो ना ही इंसेक्ट्स है, ना सन, ना बर्ड्स, वो है ट्रीज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सही आंसर है, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है स्टूडेंट्स। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से, ये बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हर तरीके के आंसर को फ्रेम करने में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही आपके लिए होते हैं MCQs, राइट। तो स्टूडेंट्स होपफुली सब क्लियर है। कोई डाउट है कहीं पर भी, कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन कोई हो रहा है ऑप्शंस में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, राइट। और हमेशा की तरह मैं डेफिनेटली उनका आंसर ज़रूर दूंगी, ओके। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है एंड होता है। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो आप लाइक तो करिए ही, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल और आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका एडवांटेज आपको ज़रूर उठाना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑलराइट। इसके अलावा आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। और आप ये सभी वीडियोस जो हैं वो www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये सभी के सभी वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं। चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और स्टूडेंट्स अपनी तैयारी मेरे साथ पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।